हर साल 20+ क्वेश्चन तुमको करंट अफेयर के नोट्स से और लेक्चर से मिल जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। 2024 में आया, 2025 में आया, 2026 में भी आएगा, कोई डाउट नहीं है इस चीज़ के अंदर। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग 25 फरवरी का और 24 फरवरी का हिंदू पढ़ेंगे, देखते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है भाई कि PT 365 या कोई भी और करंट अफेयर है, 99% जो करंट अफेयर है वो मैच नहीं करेंगे अपने। जस्ट स्टिक टू व्हाट वी आर टीचिंग, यू विल गेट द क्वेश्चंस इन एग्जाम हॉल, दैट्स इट। तो पहला जो आर्टिकल है वो ये है कि जो तिरुपति के लड्डू थे उसके अंदर क्या है कि CBI ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, और जो घी यूज़ किया गया है उसके अंदर क्या है कि एडल्ट्रेटेड केमिकल्स यूज़ किए गए हैं। तो उन केमिकल्स के नाम तुम्हें पता होने चाहिए। तो पहला है घी। एडल्ट्रेटेड केमिकल्स कौन कौन से हैं उसके अंदर? एसिटिक एसिड, ईस्टर, सेकेंड इज बीटा कैरोटीन, ये कलरिंग एजेंट की तरह यूज होता है। इसके अलावा जो तुम्हारा मोनोग्लाइसरेट, ग्लाइसरेट, ये सब चीज़ें क्या है, केमिकल्स हैं जो कि क्या है कि यूज़ किया गया है। इसके अलावा लाप्सा है, लाप्सा करके एक क्या है, फुल फॉर्म याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। UPSC के एग्जाम हॉल में तुम ऑटोमेटिकली टिक आउट कर सकते हो। लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सिंपल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो क्रिटिकल मिनरल से इंपॉर्टेंट है। पुरानी मैगजीन्स के अंदर अच्छे तरीके से कवर अप है, बस उतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर। क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि बजट के अंदर क्या है कि चीज़ें डिस्कस की गई हैं, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है जो उस मैगजीन के अंदर है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हेक्सागन ऑफ अलाइंसेस, हेक्सागन ऑफ अलाइंसेस। ये क्या है, जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि हम क्या है कि हेक्सागन अलायंस क्रिएट करेंगे। उसके अंदर क्या होगा, कंट्रीज़ कौन कौन सी इंक्लूड होंगी उसके अंदर? इंडिया होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इंडिया होगा इसके अंदर। मिडल ईस्ट के अंदर ये क्रिएट किया जा रहा है और इसके अंदर इंडिया है आपका, और अरब नेशंस हैं, अफ्रीकन नेशन है, मेडिटेरियन नेशंस हैं। तो बस इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये है मिडल ईस्ट से रिलेटेड, इसराइल का इनिशिएटिव है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इंडिया इसका क्या है, पार्ट होगा। इंडिया, यस। मतलब क्या है कि इस अलायंस का यूज जो है ना वो ये है कि जो रेडिकलाइजेशन है ना उसको क्या है, टैकल करना। रेडिकलाइजेशन का एक तरीके से एक्सेस ऑफ अलायंस है। क्या है ये? एक्सेस ऑफ नेशंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है तुम्हारा इंडिया और EU का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। प्रीलिम्स में डेफिनेटली आएगा भाई क्वेश्चन, कोई रोक नहीं सकता इसको लेकिन हम क्या है कि एक जगह बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन आना ही आना है, डेफिनेटली आएगा क्वेश्चन, इससे कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। तो बहुत अच्छे से हम इस चीज़ को क्या है कवर अप करेंगे जब हम बिजनेस लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि बिजनेस लाइन से ही क्वेश्चन बनेगा, हिंदू से क्वेश्चन नहीं बनेगा इस एरिया से। मतलब इंडिया EU का जो मर्केंडाइल एक्सपोर्ट, नॉन मर्केंडाइल एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उस पर क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंडिया के जो FTA हैं विद रिस्पेक्ट टू लिचेस्टीन एंड ऑल दीज कंट्रीज़, UAE और ये सब चीज़ें, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। नेक्स्ट क्या है कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आर्टिकल 24, आर्टिकल XX14 या फिर 24 ऑफ गैट। ये किससे रिलेटेड है तुम्हारा? ये है तुम्हारा फ्री ट्रेड एरियाज़ और कस्टम यूनियन से, फ्री ट्रेड एरियाज़ एंड कस्टम यूनियन से। अब देखो MFN स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस वगैरह, ये सब तुम इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे भाई, उसके अंदर ये सब चीज़ें कवर अप होती हैं। MFN का बस सिंपल सा बेसिक क्लॉज ये है कि अगर तुम क्या है कि किसी नेशन को के ऊपर इस तरीके की ड्यूटी लगा रहे हो, सपोज़ क्या है कि फ्री कर रहे हो कोई भी ट्रेड को, तो जो बाकी के नेशंस हैं उनको भी फ्री करना पड़ेगा तुम्हें। ये क्या है W2 के अंदर MFN क्लॉज है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो तुम्हारा क्या है कि जो DPDP एक्ट है, DPDP एक्ट वो किस तरीके से क्या है RTI को डाइल्यूट करता है।
देखो पहले क्या था कि जो आरटीआई एक्ट था उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि सिंपल सी बात ये करी गई थी कि कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किसी भी ऑफिसर की, तो वो चाहें तो उस चीज़ को क्या है हाइड कर सकते हैं, बट इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, उसमें क्या है उस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया जा सकता है। यहाँ पे क्या है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है कि उस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया जा सकता है, डिस्क्लोज़। लेकिन जो अमेंडमेंट किया गया है आरटीआई के अंडर थ्रू डीपीडीपी एक्ट, वो क्या है, सिंपल बोलता है, ब्लैंकेट एग्जाम्पशन देता है, ब्लैंकेट एग्जाम्पशन कि कोई ज़रूरी नहीं है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है कि तुमको डिस्क्लोज़ करना है। ये एक मेन पॉइंट है और यही कंट्रोवर्सी है, यूपीएससी यही पूछेगा। किसके बारे में, ये पब्लिक ऑफिशियल्स के बारे में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पब्लिक ऑफिशियल्स। डीपीडीपी एक्ट और जीडीपीआरएस, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। डीपीडीपी एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं, मैगजीन के अंदर कवर अप है ऑलरेडी, उसको वहाँ से कवर अप करना है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेंस के अंदर ऑलरेडी पिछले साल पूछा है उसने, तो प्रीलिम्स में बनना तय हो सकता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इस चीज़ से रिलेटेड है भाई कि DOT है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसने क्या है कि व्हाट्सएप को बोला है कि भैया तुम सिम बाइंडिंग एप्लीकेशंस की तरह यूज करो अपने आप को। सिम बाइंडिंग तो व्हाट्सएप के लिए बोला गया है। तो देखो बहुत सारे चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए इसके बारे में कि सिम बाइंडिंग के लिए कौन कौन से ऐप्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो एक तो बैंकिंग, नेट बैंकिंग नहीं, मोबाइल बैंकिंग के लिए, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई के लिए तुमको क्या है सिम बाइंडिंग, मतलब क्या है कि उस डिवाइस के अंदर सिम होनी चाहिए, मोबाइल बैंकिंग के लिए होता है। दूसरा अब व्हाट्सएप के लिए कर दिया गया है, व्हाट्सएप के लिए कर दिया गया है। तीसरा मतलब क्या है कि अगर तुम्हें मतलब तुम ऐसा सोच सकते हो जिनमें क्या है कि बिना सिम के क्या है कि तुम उसमें लॉगिन नहीं कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप वेब होता है, उसको क्या है तुम ओपन कर लेते हो, वेब के अंदर मतलब अगर तुम कंप्यूटर के अंदर व्हाट्सएप को ओपन कर रहे हो तो कंप्यूटर के अंदर सिम थोड़ी पड़ी हुई है। तो जब सिम बाइंडिंग हो जाएगी तो भैया तुम क्या है कि डायरेक्टली व्हाट्सएप को एक्सेस नहीं कर पाओगे कंप्यूटर के ऊपर। तो सिम बाइंडिंग का प्रोविज़न अप्लाई किया गया है, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, व्हाट्सएप वगैरह, इन सब के लिए यूज होता है सिम बाइंडिंग का। और कौन सी चीज़ें होती हैं, अगर तुम याद कर सकते हो तो उनको याद कर लो भाई, मतलब तुमको पता ही होगा जब तुम डेली यूज करते हो, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना से है। देखो बहुत मतलब क्या है कि इसमें पूछेगा तो वो टेक्निकलिटीज़ पूछेगा। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो मणिपुर में जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं ना, उनके लिए क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको क्या एक्सटेंड किया गया है। कवर अप है मैगजीन्स के अंदर, पुराने वाली के अंदर, यू हैव टू कवर अप फ्रॉम देयर। और यूपीएससी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके का नहीं पूछेगा ये कौन सी मिनिस्ट्री की है, फलाना ढेगाना, ये सब बदतमीजियाँ हैं। इट विल आस्क इन द टेक्निकलिटीज़, मतलब क्या है कि जो टेक्निकल डायमेंशन है उस पर क्वेश्चन पूछेगा स्कीम्स के अंदर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो तुम्हारा किससे रिलेटेड है, इंडिया एआई समिट से, इंडिया एआई समिट से। यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछेगा तुम्हारा बिजनेस लाइन से, तो जब बिजनेस लाइन करेंगे उसमें ये क्या है कि अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे। हिंदू से नहीं पूछेगा आर्टिकल, क्योंकि हिंदू में इतने टेक्निकल डायमेंशन पर आर्टिकल नहीं पूछता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इस चीज़ से रिलेटेड है, जो HIV का वायरस होता है, HIV वायरस जो होता है उसके लिए क्या है कि एक वायरस होता है जिसका यूज किया जाता है, जिसका स्ट्रेन यूज किया जाता है फॉर द वैक्सीन पर्पस, ज़िडोव्यूडाइन, ज़िडोव्यूडाइन वायरस स्ट्रेन, ये थोड़ा याद रखना है तुमको, ज़िडोव्यूडाइन। तो 25 फरवरी के ये आर्टिकल थे हिंदू से इम्पोर्टेंट। अब 24 फरवरी के देखते हैं। तो पहला आर्टिकल इम्पोर्टेंट है वो प्रहार स्कीम से रिलेटेड है, प्रहार काउंटर टेररिज्म के लिए पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, काउंटर टेररिज्म। तो इसको क्या है कि दे दिया जाएगा तुमको एक पेज के अंदर, क्या है कि मैं डिलीवर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, कि क्या क्या प्रोविजंस है इसके अंदर। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेक्नोलॉजी कौन सी इन्वॉल्व है इसके अंदर, प्रहार स्कीम के अंदर। तो एक 7-8 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसको पढ़ने के बाद तुमको दे दिया जाएगा प्रहार स्कीम को। नेक्स्ट क्या है कि एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि प्रीलिम्स से पूछ लिया जाए आपसे, वो ये है
कि जो सी फूड होता है, सी फूड, उसके अंदर क्या है कि एक न्यूरोटॉक्सिन मिला है जिसका नाम क्या है, नाम है इसका तुम्हारा टेट्रोडॉक टेट्रोडो टेट्रो टेट अरे यार टेट्रोडोटॉक्सिन TTX। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखना भाई। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट ये है भाई जो टोटल अप्लाइड टॉक्सिसिटी होती है, टोटल अप्लाइड टॉक्सिसिटी है, मतलब क्या है कि एक तरीके से जैसे पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ कर रहे हैं ना, TAT, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि जो तुम्हारे जो टॉक्सिसिटी जनरेट होती है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये बोलता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम TAT की बात करते हैं तो 70% फ्रॉम इंडिया बिकॉज वी यूज़ अ लार्ज नंबर ऑफ द पेस्टिसाइड्स। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नाउ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए, ग्रीन अमोनिया, ये काम तुम्हें करना भाई कि हाउ इट इज़ मेड, एप्लीकेशंस, बस 3 चीज़ें तुम्हें खुद से करनी है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर स्टेबल कॉइन है भाई, स्टेबल कॉइन्स। देखो सिंपल सी बात क्या है भाई कि जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है ना, वो क्या है काफ़ी वॉलेटाइल होती है। मतलब क्या है कि एक दिन में 50% ऊपर, दूसरे दिन क्या है कि 100% नीचे, एक तरीके से मतलब 90% नीचे। तो प्राइस फ्लक्चुएशन क्या है, बहुत हाई है उसके अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अब लोग क्या ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जैसे बिटकॉइन वगैरह हो गया, या फिर क्या है कि और कोई जैसे कि सोलोना वगैरह हो गई, या फिर क्या है कि तुम्हारे ARC वगैरह हो गए, ये सब कॉइन हो गए। तो इनकी वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। अब लेकिन क्या है कि लोग ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में क्या है, एनोमिटी रहती है। हाउएवर एवरीवन कैन ट्रेस द ट्रांजेक्शन को हर कोई भी पर्सन, मतलब क्या पब्लिक लेजर होती है वो, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो अब जैसे मान के चलो कि डार्क नेट पे क्या है कि डार्क वेब या डार्क नेट पे क्या है कि भाई उनको ट्रांजेक्शन करनी है किसी के लिए, तो वो क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करते हैं, ना कि तुम्हारा ये मतलब हवाला वाला, ये तो बहुत पुराना काम हो गया। तो भाई क्या होता है कि जो अब वो लोग क्या है कि ऐसा नहीं चाहते कि भाई आज उन्होंने 1 लाख रुपए की कोई क्रिप्टो करेंसी ली है और वो कल को क्या है कि 40,000 की रह जाए, या फिर क्या 1,60,000 की हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए ना उनको। तो उन्होंने क्या है कि स्टेबल कॉइन्स बनाए, ठीक है। तो हैं तो वो क्रिप्टो करेंसी, लेकिन वो क्या है, उनकी प्राइस फ्लक्चुएशन क्या है, बहुत कम है। अब ये ऐसा नहीं है कि मतलब स्टेबल कॉइन को मतलब सिर्फ गवर्नमेंट इश्यू करती है, एनी पर्सन कैन इश्यू, ठीक है। लीस्ट वॉलेटाइल, और किसके बेस्ड है ये, BCT के बेस्ड है, BCT बेस्ड। पब्लिक लेजर है, कोई भी वेरीफाई कर सकता है, बट एनोनिमिटी इज़ देयर। तुम ये नहीं पता कर सकते किसने किसको पैसे भेजे हैं, बट तुम्हें ये पता है कि पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, प्लस पब्लिक लेजर। ठीक है। तो 2 दिन के आर्टिकल यही इंपॉर्टेंट थे भाई, कंपेयर करो जहाँ से भी तुम पढ़ रहे हो भाई, खुद पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।